बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने जाने के बाद पंजाब के दरियाओं सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन जो रुख इख्तियार कर गई है। जबकि DGISPR की जानिब से भी कहा गया है कि इस वक्त मुल्क के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज तमाम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मुल्क में जारी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास भी हुआ। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद मुल्क के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल जो थी संगीन रुख इख्तियार कर गई है। अब अल्लाह ताला खैर करे। ये इसका कोई यानी किसी भी किस्म की कोई हल तलाश करने में हमारे जो अकाबरीन हैं वो नाकाम रहे हैं मुकम्मल तौर पे। और मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि 50,000 रुपये लगते हैं एक सड़क बनाने में अगर ख़ुद बनवाई जाए, और 5 करोड़ लगते हैं अगर सरकारी फ़ंड से बनवाई जाए। ये इंटरेस्ट है हमारे अकाबरीन का कि इसमें अब कितना फ़ंड और होगा। जो पुराने नुकसानात हो गए हैं वो अच्छा इसमें साफ़ हो गए। ये जो है ना, ये हर चीज़ को हम ये कुदरती आफात कह के, कुदरत का बिल्कुल इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, आप देखें ना, ये जो अरेंजमेंट है इसके दौर में दूसरा बड़ा सैलाब 2022 में आया, तो उसके बाद क्या बना जी, और अब ये 2025 में आ रहा है, तो क्या होगा। तो ये असल में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे अकाबरीन की, हमारी एलीट्स की बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जी, ठीक है ना। उनसे आप क्रिप्टो का पूछें, उनसे आप बाकी मामला पूछें, एलीट उनके शौक़ अलग है। बाकी तो ये है कि वो मतलब है कि इसको भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे फंड्स कितने आएंगे एक्स्ट्रा, और ये सारे वो ज़्यादा उनको, या अपने इलाकों में कोई ज़मीनें वमीनें, कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ, कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी और कितने हमने जो है वो ये दरख्त और ये बाकी सारे मामला। तो पानी का सैलाब आ रहा है, उसमें ठीक है कुदरती आफत है, सब कुछ है, लेकिन ये कि फिर आप ये भी देखते हैं ना कि उस मतलब किस तरह से पुल गिर रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं नीचे जी, और किस तरह से सड़कें बह रही हैं और लोग। तो अल्लाह ताला अपना करम करे। लेकिन इस मरहले पे जो एक गैर से, इसके पहले 2010 में भी सैलाब आया था पूरी, और ज़लज़ला पूरी कौम मोबिलाइज होती है। इस वक्त आपको कोई विल किसी किस्म की, सवाए लोग अपने आप को बचा रहे हैं या कोई इमदादी उनकी कार्रवाइयाँ कोई कर रहा है तो कर रहा है। बाकी वो जो एक होता है ना कि एक एज ए नेशन आप खड़े होते हैं कि जी कुदरती आफत, वो इससे ज़्यादा 2022 में बिल्कुल, यानी आपको बिल्कुल सिर्फ खबरें, मौसम ये हो गया, ऐसे हो गया, सैलाब आ गया, जो करना है लोग करें। बाकी ये है कि काबीना के इजलास और ये कमेटियाँ और वो कमेटी, वो चलता रहेगा सारा। और इतना वाज़े हो गया है अब ये हमारे एलीट और आवाम का डिस्कनेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक इस तरह से हो रहा हो कि सारा दिन सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, उस पर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। करना क्या है? दूर रहें, बचाएं अपने आप को। मतलब सैलाब आ जाए, ऊपर से पानी आ जाए तो अपने आप को बचाएं, कहाँ जाएं कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, ये गुजर जाएगा। लेकिन आप इसमें सिर्फ ये देखें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है आपकी, कितना डिसकनेक्ट है आपके एलीट में और आपके अवाम के अंदर, वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इनसे दौरे भी चल रहे हैं, सियासत भी हो रही है, ठेके भी चल रहे हैं, सफ़ीरों से मुलाकातें हो रही हैं, ये हो रहा है फलां, मतलब वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। और बाकी जो है कहते हैं यार सब ये हो जाए सारा, तो फिर उसके बाद देख लेंगे जाके कहाँ पे ठेके शेके ये वो कर लेंगे। इससे ज़्यादा किसी को दिलचस्प नहीं है। ये पावर तो एक दफ़ा आती है ना, लोग तो मरते रहते हैं, अवाम तो मरते रहते हैं, पावर तो एक दफ़ा वसारत, पावर, सीट, ये तो एक दफ़ा नहीं ना, वो पब्लिक का तो होता रहता है। तो खैर है, ये उनकी सोच है। और हकीकत मैं बताऊँ, ये आप इनके बैठे हैं लीड में, तो अल्लाह ताला भी करम करे। ये इसका एक डैम्स का इशू है, सड़कें, रास्ते, कंस्ट्रक्शन के काम, कॉरिडोर्स, बहुत तवील मुद्दे, कनेक्टिविटी कैसे करनी है फ्यूचर में, क्या कुछ करना है। तो उसमें ये एक गैर संजीदगी जो है, एक तो ये है कि ठीक है कुदरती आफत है, क्लाइमेट पे ये सारा, लेकिन गैर संजीदा रवैये भी तो आप देखें ना, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है ना कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो ये अब मेरे ख्याल से आज रात को भी शायद पंजाब में ही ज़्यादा ज़ोर होगा, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह करे से ज़ोर टूटे, लेकिन फिर सिंध की तरफ इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और बस अल्लाह ताला अपना करम करे।
केपी में ज़लज़ले के झटके भी आए हैं। ये मतलब है कि ये जो है ना आज की दुनिया में ठीक है क्लाइमेट चेंज से तबाहकारियाँ होती हैं, मगर इसमें बिल्कुल ही सारा का सारा आप क्लाइमेट पे डाल दें तो ये भी ज़्यादती है। अच्छा, इसमें जो है वो और क्लाइमेट चेंजेस से अगर नुकसान होते हैं तो गरीबों के क्यों होते हैं फिर? जी, गरीबी क्यों मरता है? ये भी एक सवाल है ना। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि फिर वही बात कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इस वक्त रीजन में और ग्लोबल लेवल पे जो कि बहुत ही मिनट टू मिनट बहुत आम। एक तो ये कि अब इस रीजन से ज़रा शुरू करते हैं अपने आसपास से। तो पहले तो ये हुआ है कि अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कल कैबिनेट का इजलास किया है वो 3 घंटे तवील इजलास था कैबिनेट का उनका, और वो लाइव उनका 3 घंटे लाइव उसकी वो सारे अमेरिका के जो नसियाती अदारे थे उन्होंने काबीना का इजलास लाइव दिखाया। उसमें हंसी मजाक भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, सारा वो उनकी काबीना का एक लाइव सेशन हुआ। उसमें वो क्या कमेंट्स दे रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, वो सारा वो लाइव किया। लेकिन इसमें जो दूसरी जो बात है उस पर मैं और कौन सी बातें निकल के आई हैं बड़ी सामने, उससे हट के जो है वो ये कि भारत पे 50% टैरिफ्स आयद हो गए। अच्छा, 50% टैरिफ्स आयद होने की वजह से भारत ने जो रशिया के साथ ऑयल में 17 बिलियन डॉलर्स उनको सेफ हो रहे थे, तो अब 37 बिलियन डॉलर्स का उनको लॉस। और ये जो है ये मामला इनको पहले हल कर लेना चाहिए था। इस वक्त आप इस तरह से सिर्फ समझें कि तमाम दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों पे टैरिफ्स आयद हुए हैं उनमें से एक सेकंड स्लाइड अगर हम देखें तो उनमें ब्राज़ील और भारत है तमाम दुनिया में, और फिर सीरिया है, फिर लाओस है, फिर म्यांमार है, फिर स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, वो सारी बातचीत अपनी कर रहे हैं। लेकिन भारत और ब्राज़ील सबसे ऊपर जो है, और भारत सबसे ऊपर जो है वो तमाम दुनिया में जिस पे अमेरिका के टैरिफ्स आयद हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ये ज़हन में रखें कि ब्राज़ील अमेरिका का इत्तेहाद ही नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये देखना है इनको कि ये कैसे हुआ है, वही जो मैं होता है इसको डीप डाउन देखना है कि कैसे अमेरिका के साथ मामलात यहाँ तक बिगड़े। और उसके नतीजे में मैं आपको ये बताऊँ कि कई ऐसी उनकी जो कई सेक्टर्स हैं उनके जहाँ पर 50% नहीं होगा बल्कि 63.9% तक जो है वो टैरिफ्स आयद होंगे। और उसके नतीजे में मैं अगर ये 4th स्लाइड से दिखा सकूँ, इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं 2025 में, तो सी फूड सबसे ज़्यादा 2 बिलियन, तो ये 58.56, और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं ये 3 बिलियन, ये 54, और इसी तरह से टेक्सटाइल्स आप देखें तो 59%। तो ये जो है ये कुछ इस तरह से भी इनके साथ बात हो सकती थी कि कुछ जगहों पे ये छूट ले लेते, कुछ जगहों पर तो वो सारा ही जो है अदर देन रिफाइंड पेट्रोलियम जो कि प्रोडक्ट्स वो जो 3.85, बाकी जो है ये ऑटो 26%, बाकी सारे ही जो हैं वो 50% से ऊपर हैं टैरिफ्स। तो उसके नतीजे में जो है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देख रहा था अभी 33rd टेक्सटाइल यूनिट्स इन सूरत त्रिपुर हॉल्ट प्रोडक्शन, लार्ज स्केल जॉब लॉसेस सून या सीन। तो ये जो है ये जॉब लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पे, और ज़ाहिर है टेक्सटाइल का तो काम उसमें इसी पे चलता है। और ट्रंप ने जो है ये उन्होंने ये कहा कि मैं फिर दोबारा कि मैंने जंग जो है वो रुकवाई पाकिस्तान और इंडिया की, और 7 जहाज़ अब वो कह रहे हैं कि भारत के गिरे, 7 जहाज़ 7 पे वो आ गए। फिर उनका ये जो इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बात है ना, टैरिफ सो हाई योर हेड्स गोइंग टू स्पिन, ये 34th। अब देखिए मैं उनके मीडिया को कोट करूँ तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मुखातिब कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो टैरिफ मैं लगाने जा रहा हूँ कि सर घूम जाएंगे सबके। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा दूसरा जो एक इशू साथ है, एक तो ये है कि
अब टैरिफ्स के नतीजे में इकॉनमी ज़ाहिर स्लो होगी, बाकी जो भी मामला हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो है वो एक और मामला ऐसा है जो कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी थर्ड में, अगर यहाँ पे उनका एक्स पे मैसेज दिखा सकूँ, वो कहते हैं द करंट H1B वीज़ा सिस्टम इज़ अ स्कैम दैट लेट्स फॉरेन वर्कर्स फिल अमेरिकन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और हायरिंग अमेरिकन वर्कर्स should be priority of all great American businesses. Now is the time to hire Americans. अच्छा, ये H1B वीज़ा जो है और वो जो ग्रीन कार्ड की लॉटरी या इनका जो लॉटरी का वो सारा ख़त्म हो रहा है अमेरिका में, और जो पुराने लोग उस पर गए हैं उसको भी शायद वो रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये जो H1B वीज़ा है, ये बहुत अग्रेसिव इसके लिए मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार को जो है वो उनकी गवर्नमेंट को अग्रेसिव इसके लिए लॉबिंग करनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि ये इसका बड़ा दूरस असरात होंगे। उनके जो टेक से ताल्लुक़ रखने वाले स्किल्ड वर्कर्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं जो उनके स्किल्ड जॉब्स के लिए उनके बहुत स्टूडेंट्स हैं सारे वो, और स्किल्ड बहुत ज़्यादा इंडिया से, मैं टेक में हमेशा कहता हूँ कि बहुत आगे हैं। तो वो उनको धचका लगा है बहुत बड़ा इससे, क्योंकि 72% जो H1B वीज़ा हैं वो इंडियन नेशनल्स को इशू होते हैं। अब देखिए ना, बात एक आपकी सियासत है, जो भी आपकी सियासत है, एक पूरे मुल्क का नुकसान है। तो मैं द हिंदू कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंडियन नेशनल्स रिसीव ओवर 72% ऑफ ऑल H1B वीज़ाज इशूड इन अक्टूबर 22 से सितंबर 23 तक। अब अगर इतना बड़ा झटका वो लग रहा है उनका, वो लगा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर तो एक प्रॉपर उनको एक यानी एक अपनी लॉबी करनी चाहिए थी। ये वीज़ा एक अलग इशू है, टैरिफ एक अलग इशू है, वो हर तरफ से जो है वो इंडिया जो है वो इस वक्त उनके ऊपर क्या मसला है उनका, मोदी जी का, ये खुद बता सकते हैं वो। और आप देखें ना कि वो अब इसको ज़ाहिर है उनकी अपोजिशन ही कह रही है। 25 अगर देखें इंडियन एक्सप्रेस, मोदी मेड मीगा नाउ महा हेडेक फॉर इंडिया, ठीक है ना। 25 ये कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है सियासत हो, लेकिन ये है कि वो 17 बिलियन के नतीजे में जो है वो 17 बिलियन का फ़ायदा हो रहा था, 37 बिलियन का इसमें लॉस है, ठीक है। और ये जो है ये अच्छा, ये जो मामलात हैं सारे, ये देखें क्यों हो रहा है इंडिया पे। इंडिया पे इसलिए हो रहा है कि वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, इसीलिए हो रहा है ना कि रशिया से वो ऑयल ले रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए हैं कि वो जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। आज की दो जो कहते हैं ना कि एक्सक्लूसिव स्कूप्स हैं दो, और तकरीबन दोनों एक ही हैं। वो ये है कि अगर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं कोट कर रहा हूँ, 41 क्यों लगी पाबंदियाँ। इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से, लेकिन अमेरिकन फर्म्स डायरेक्टली रशिया से ऑयल के मुआहदे करने के लिए सरगर्म है और एक्टिव हो चुकी हैं। यानी अमेरिका डायरेक्ट रशिया से ऑयल, वॉल स्ट्रीट जर्नल 41 उनकी जो एक्सॉन मोबिल है, उन्होंने रोजनेफ्ट के साथ बातचीत दोबारा शुरू कर दी है, और वो जो है वो वापस जा रहे हैं रशिया, इसलिए कि वो वहाँ पे रोजनेफ्ट के साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। और इसी को अगर हम दूसरी देखें एक्सक्लूसिव, ये भी उनका स्कूप है, ये भी स्कूप है, ये रॉयटर्स, यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स डिस्कस्ड एनर्जी डील्स अलोंगसाइड लेटेस्ट यूक्रेन पीस टॉक्स। जब पीस टॉक्स हो रही थी यूक्रेन पे, तो साथ ही दोनों में एनर्जी डील हो रही थी। कौन सी एनर्जी डील जिसकी वजह से इंडिया को पे टैरिफ लगे हैं? वो जनाब एक्सॉन मोबिल के लोग। और कहाँ पर वो एक्टिव हैं? एक्सॉन मोबिल कहाँ पे एक्टिव है? रशिया के। अमेरिका और रशिया डायरेक्ट ऑयल के ऊपर काम वो कर रहे हैं बिल्कुल। अगर आप चले जाए ना, 5th हम उठाएं, यहाँ पे मैप देखें, तो ये बिल्कुल जो
पैसिफिक साइड पे उनके जो ये जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ये फर्म्स एक्टिव हो गई दोबारा एक्सॉन की, और ये जो है ये उनका सेकेलिन 1 रिग 6 अगर हम देखें मैप में तो ये हमें एक नज़र आएगा। ये शेल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे काम कर रहे थे, एक्सॉन भी काम कर रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि पाबंदियाँ लगीं तो ये निकल गए, लेकिन एक्सॉन वापस आ रहा है और ये अपना काम शुरू करेगा और इसमें जो है ये अपना ये काम स्टार्ट करेगा वो दोबारा। और 6 में देखें तो हमें ये सेकेलिन 1 रिग पे भी शुरू कर देगा और सेकेलिन आइलैंड्स हैं सामने, बिल्कुल ये रशिया है, आप समझें कि ये बिल्कुल नॉर्थ है, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है ये दोबारा से काम शुरू कर देगा। आर्कटिक से दूर है लेकिन बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल ये बहुत नॉर्थ है, बहुत नॉर्थ है, ठीक है। अच्छा, आर्कटिक ही है ऊपर बस इसके, वहाँ पर ये दोबारा जो एक्सॉन मोबिल है अमेरिका की, ये दोबारा बातचीत इनकी शुरू हो गई है और अनकरीब जो है ये पाइपलाइंस, और पहले भी काम कर रहे थे, फिर ये जब जंग छिड़ी और हुआ सारा तो ये वापस चले गए थे, अब ये वापस आ गए और ये काम शुरू करेंगे। और ये जो है ना ये सी ऑफ जापान से ऊपर है, जो मैंने कल बात की थी ना हमने कि ईस्ट चाइना सी उससे नॉर्थ है, उसका भी नॉर्थ है, साउथ चाइना सी है, फिर ईस्ट चाइना सी है, फिर ये उससे ऊपर जो है ना ये तारतारी स्टेट से जो है ये अपना तारतार से ऊपर जाएं और फिर ऊपर जाने के बाद जो है ये बिल्कुल आपको ये आइलैंड और ये सारी जगह नज़र आती हैं। तो यानी जापान बहुत नीचे है इसके, ठीक है, जापान और ये सारे कोरिया हो रही। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो बिल्कुल नॉर्थ में ये जो ऑयल की ड्रिलिंग और सारी जो पाइपलाइंस हैं वो अमेरिकन वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और मेरी तरह ये पहुँच भी गए हैं वहाँ पे। अब जिस ऑयल को ख़रीदने पे इंडिया समझा नहीं पाया अमेरिका को, वो ऑयल अमेरिका और रशिया जो है वो डायरेक्ट उनके मामलात हो गए और वो आगे वहाँ पर डीलिंग विलिंग शुरू हो गई और उसमें जाहिर है कि अमेरिका का फ़ायदा होगा, रशिया का भी फ़ायदा होगा, इंडिया दरमियान में दरमियान। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि H1B वीज़ा के ऊपर बहुत अग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। और तीसरी जो बात है वो ये है कि SCO समिट में जाने से पहले शायद जापान का विज़िट, और जापान का भी विज़िट हो सकता था कि आप उसमें क्वाड का जिक्र ना करते तो क्वाड का भी जिक्र कर लिया, हालांकि वो जापान खुद इस वक्त बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जापान में, और साउथ कोरिया वो जो कल मिलिट्री बेसिस को लैंड लेने वाली बात थी तो वो वहाँ पे देख रहे हैं, तो मुल्क इस वक्त अपने आप को संभाल रहे हैं। तो उस वक्त ये कि क्वाड बनेगा, और एक क्वाड तो एक उसको एक एशियन नेटो का नाम दिया हुआ है ना, तो वो जो है इस वक्त ये बात शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं करनी चाहिए थी, तो बात वहाँ पे मैसेज अच्छा जाता। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें जो ये जो SCO के ममालिक है ना, SCO के ममालिक जो हैं उसमें भारत मेंबर तो है, लेकिन भारत जो है वो अपने आप को ऑड फील करता है। उनके मेंबर्स अगर हम देखें 2025 के 10th स्लाइड में देखिए मेंबर स्टेट्स कौन सी हैं, चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये मुस्तकिल मेंबर हैं। अच्छा, इसमें जो है वो इंडिया पाकिस्तान का इशू के जो मामलात हैं वो आपको पता है, उन्होंने पिछली SCO समिट जो हुई थी तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत की थी जो बलूचिस्तान में हो रही थी। ऑब्जर्वर स्टेट्स में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो पिछली SCO समिट हुई थी उसमें उन्होंने ईरान पे इसराइल के हमलों की भी मजम्मत की थी। अगर हम उनका देख सकें यहाँ पे तो प्रॉपर उनका जो अलामिया था उस अलामिये में उन्होंने बाकायदा मजम्मत की थी कि ये जो अटैक हुआ है ईरान पे इसराइल का, उसकी हम मजम्मत करते। इंडिया ने उससे अपने आप को साइड पे कर लिया था कि इंडिया जो है वो मजम्मत नहीं करना चाह रहा था इसराइल की। अच्छा, तो ये बहुत सारे मामला जो हैं उस पर ये मुल्क सारे, इसी तरह से टर्की है, इसी तरह से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो है वो सुलह हो गई है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखें ना इसके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, दोबारा अगर हम देखें उसी स्लाइड को, इसमें डायलॉग पार्टनर्स को देखें, इसमें डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गए अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। उसी मैप को अगर हम दोबारा देखें और डायलॉग पार्टनर्स में आर्मीनिया, आज़रबाईजान, इनके दरमियान मामला तय हो गए। उसके बाद कंबोडिया, लाओस, ये जो हैं ये मुकम्मल तौर पे चाइना के
करीब हैं, नेपाल चाइना के करीब है, श्रीलंका, टर्की, फिर आसियान के ममालिक, फिर CIS, UN और ये गेस्ट अटेंडीज हैं। तो ये जो है ना सारा, मेरा अपना ख्याल, इसमें कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो कि आइडियोलॉजिकली या इन्फ्लुएंस वाइज, इवन उस अफगानिस्तान भी अब जाहिर है कि वो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वो CPEC का हिस्सा बनने जा रहा है। तो वहाँ पर जो है ना वो अब मुलाकातें तो होंगी, लेकिन ये है कि अमेरिकन को भी पता है कि ये बात बहुत आगे नहीं जाएगी, यानी वो चाइना, रशिया, SCO आगे वो, और वो उसमें जो उन्होंने करना था वो कर दिया। अच्छा, एक तो ये बात जो है बड़ी यानी बड़ी तशवीशनाक, इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ वही कि ये कैसे, एक तो गलवान वाला वाक़या मुझे समझ नहीं आया था कि उस वक्त इन्होंने कैसे मिसअंडरस्टैंड किया था चाइना को। मैं उस वक्त से बात कह रहा हूँ कि चाइना को कैसे इन्होंने मिसलीड किया था कि चाइना नहीं आएगा, और अब इन्होंने अमेरिका को कैसे मिसलीड करें। बहुत से लोग ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन मैं प्रायर टू ट्रम्प जो वाक़यात हैं मैं उसको भी साथ ही जोड़ता हूँ, क्योंकि वो पिछले वाक़यात चले आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो बात, तो वही रशिया जिसके साथ ट्रेडिंग पे इनके ऊपर टैरिफ लगे हैं, वो उस रशिया के साथ वो डायरेक्ट उन्होंने, वो भी ऑयल की पाइपलाइंस के ऊपर वो बातचीत शुरू कर। दूसरा जो है वो ये है कि चंद घंटों के बाद, आज चंद घंटों के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो एक बहुत बड़ी मीटिंग वो करने जा रहे हैं आज, और वो मीटिंग है गज़ा के हवाले से। ठीक है, गज़ा के हवाले से वो मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें उनका कहना यह है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश करने जा रहा हूँ, और उसमें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उन्होंने पेश करना है। इससे पहले अगर हम याद करें तो फरवरी में नेतन्याहू यानी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि इस साल के आखिर तक जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना यह है कि 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी जंग। ये जाहिरियत है इसराइल की। लेकिन इसमें जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तेज़ी से ये देखें कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद क्या, वो तो पहले तो ये है कि वो उन्होंने फ़ौरन ही 19 जनवरी से ही कहा था कि वो सीज़ फायर का पहला मरहला जो बाइडन वो हो गया। फिर उसके बाद फरवरी में जो है वो वहाँ पर जो है वो गए किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, लेकिन किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के जाने से पहले जो है वो नेतन्याहू के साथ वो एक मीटिंग कर चुके थे, और मीटिंग के अंदर नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग उनकी हुई थी उसमें वो गज़ा के अंदर रिवेरा और कब्ज़ा करो और उसको सारे फ़लस्तीनियों को निकाल दो, और वो एक अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने आइडिया दिया था। फिर जब किंग अब्दुल्ला वहाँ पे गए तो किंग अब्दुल्ला के साथ भी उनकी मीटिंग जो है वो अजीब सी हुई, और किंग अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ठीक है वापस जाके और मैं इजिप्ट से बात करूँगा। ये सारा हुआ हमारे सामने। फरवरी में ये हुआ, मार्च में फिर वो जो है यहाँ पे वो सारे अरब प्लान वो सारा फाइनल हुआ, सब कुछ सारी बात चली, और उसमें वो सऊदी अरेबिया, अरब लीग, फिर OIC, उसमें सारा का सारा वो तय पा गया। स्टीव विटकॉफ दरमियान में आने के बाद वो जो है वो इस दौरान जाहिरियत जारी रही, ठीक है ना, जाहिरियत जारी रही, फ़लस्तीनी शहीद होते रहे, और वेस्ट बैंक में भी जाहिरियत होती रही। और फिर जो है वो मई के महीने में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है यहाँ पे दौरा किया 3 मुल्कों का, सऊदी अरेबिया का, कतर का और मुत्तहिदा अरब अमारात का, और बहुत बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट डील साइन की। अब वो कब होंगी, कैसे होंगी, वो लिंक्ड हैं बहुत सारे इश्यूज़ के साथ जो कि दुनिया और ख़ास तौर पे यहाँ पे मशरिक़ वस्ता में। आज बाय द वे बहुत बड़ा सऊदी डेलीगेशन जो है वो चाइना में उन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से चाइना में बात कर रहा है। कमिंग बैक टू गज़ा, उसके बाद मई में ये हुआ, और जून में फिर वो 12 रोज़ की हमें एक जंग नज़र आई इसराइल और ईरान के दरमियान, जो कि 12 रोज़ा जंग थी, और वो 12 से 24 तक चली जून तक, लेकिन उसमें 22 जून को फिर अमेरिका भी कूद गया, और अमेरिका ने जो है कहा कि हमने उनके सारे जो न्यूक्लियर उनकी साइट्स हैं वो तबाह कर दी। लेकिन उसमें इस जंग में ये सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि इसमें एसेसिनेशंस भी थी, इसमें ग्राउंड एसेसिनेशंस भी इसराइल की तरफ से हुई। अच्छा, इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी इमारतें उड़ा दी और उनका भी नुकसान हुआ, इधर भी नुकसान हुआ, लेकिन ये है कि वो ये जून में हुआ। अच्छा, इस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती थी, जैसे वो गज़ा
ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी एक जो एक उनके जो मिशनरीज थे वो घुस गए अंदर, वो जॉनी मोर ने जो बनाई हुई थी, और उसमें नैती मोक वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो लोगों को लाइन में खड़ा करके और फिर उसके बाद गोली मारते थे, और वो सारा ये भी दरमियान में हमने देखा। दरमियान में हमने वो देखा कि वो यासिर अबू शबाब नाम का एक शख्स हमास के अंदर से खड़ा हो गया, वो जिसको इन्होंने छुड़वाया था जेल से और ले गए थे और ट्रेन करके इन्होंने गज़ा के अंदर ही वो खाना जंगी इसराइली शुरू करवा दी। दरमियान में ही हमें याद है कि शेख वादी जंबरी, जो जंबरी कबीले से वो उसने बात कर दी, उसने कहा कि मैं तो तमाम कबीलों की ज़मानत देता हूँ कि हम साथ होंगे और सब इकट्ठे हैं और फलाना ढिमाकन, उन कबीलों ने डिसोन कर दिया। तो ये सारी हरकतें, फिर वो दरूज़ के साथ एक मामला हुआ और फिर उसके बाद वो सीज़फायर हुआ। आज इस इजलास से पहले, अभी कुछ देर पहले जो है वो डमास्कस के नज़दीक फिर इसराइल ने जो है वो वहाँ पर अटैक किया है, डमास्कस के नज़दीक। और अब ये अहमद शरा का एक इम्तिहान बहुत बड़ा हो रहा है कि उनके अंदर भी तो एक है ना कि भाई आप क्यों इसराइल के बारे में क्यों जो है वो इतना लीनियर है। फिर इसराइल ने वो रहा है कि जंग छिड़े किसी तरह से यहाँ पे, तो उसमें 6 फौजी जो हैं वहाँ पे जाबाक हो गए सीरिया के। और दूसरी जो बात है वो ये है कि उनके जो टर्की और सीरिया में नुमाइंदा खुसूसी हैं टॉम बैरक, वो टॉम बैरक जो हैं वो लेबनान में पहुँचे हुए हैं इस मिशन के साथ कि जी वहाँ पर जो है वो जो हिजबुल्लाह है वो अपने हथियार फेंक दे। और हिजबुल्लाह तो कह रही है, हिजबुल्लाह और अमल जो है वो कह रहे हैं कि आपने तो मसले हल ही नहीं किए और ये तो इसराइल की फ़ौजें घुसी हुई है। तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि वहाँ पर ये देखें ना, ये फैल रहा है, मामला ख़राब हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ। और ये जो है ना, ये यूरोप नहीं है, ये यूक्रेन नहीं है, ये वो जगह है कि एक दफ़ा एक्सप्लोड हो गई तो फिर ये एक्सप्लोड हो जाएगी। इसको रोकेंगे सिर्फ यही मुल्क और इनके हुक्मरान, जो कि बहुत सीरियसली अब देख रहे हैं कि वहाँ पे आज क्या होता है। आज स्टीव विटकॉफ जो हैं वो कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, क्या वो 60 दिन वाला अनाउंस करते हैं वो, क्योंकि कतर ने कह दिया कि भाई हमास हर तरह से हम तैयार हैं, वो 60 दिन वाले पे करें, फौरी तौर पे करें, दाएं करें बाएं करें, जैसे करें, जंगबंदी करें फौरी तौर पे। अब जनाब इंडिपेंडेंट को मैं कोट कर रहा हूँ, बरतानिया का 14th, US envoy Tom Barak sparks outrage after telling journalists in Lebanon to act civilized। तमीज़ से बात करो, वहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उसके बाद हंगामे शुरू हो गए। और हंगामे जो हैं वो अब ये गल्फ न्यूज़ में कोट कर रहा हूँ 15th, US envoy sparks outrage in Beirut after calling Lebanese journalist animals। अच्छा, वो टेम्पो लूज कर गए, उसके बाद हंगामे हो गए। अच्छा, इसी को जनाब ये जो है ना, उसके बाद वो अल अरबिया, ये सऊदी अरेबिया का 13th, टॉम बाराक कैंसल्स साउथ लेबनान विजिट आफ्टर कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट। अच्छा, उसके नतीजे में जो तायर का इलाका है और क़ाइम का इलाका है वहाँ पे हंगामे शुरू हुए। और जो टॉम बैरक हैं, जो बड़े वहाँ पर एक फ़ाल किस्म के डिप्लोमेट हैं, उनको लेबनान से निकलना पड़ गया। अच्छा, अब लेबनान से निकलना पड़ गया और वो मुलाकात कर रहे थे लेबनान में जाके। ये ध्यान में रखें कि ये लेबनान जो है उसमें बहुत जहरीत है और पुरानी तारीख है। वो आप 70 की दिहाई से चले जाएं या आप उसमें 80 की दिहाई में चले जाएं तो लेबनान की और आज तक बड़ी खूनी तारीख है। और उसमें जो वाहिद मैंने प्रैक्टिकल वहाँ पे कोई मुआहिदा अच्छा था, जो अभी भी किसी न किसी शक्ल में शायद एग्जिस्ट कर रहा है, वो ताइफ एग्रीमेंट था कि ठीक है, स्पीकर कैसा होगा और स्पीकर किस बैकग्राउंड से होगा, सदर कैसा होगा, वज़ीर आज़म कहाँ से होगा, सारा। अब इन्होंने वो पूरा जो एक वो, और सऊदी अरेबिया ने ज़ाहिर है वहाँ पे जो है वो बड़ा एक रोल प्ले किया नई गवर्नमेंट में। लेकिन सऊदी अरेबिया ये भी कोट कर रहा है, क्योंकि एक हद तक तो आप आगे जा सकते हैं ना, लेकिन उसके बाद अगर ये अल अरबिया को आप देखें ना, टॉम बैरक कैंसल साउथ लेबनान विजिट। अब ये सऊदी अरेबियन मीडिया इसलिए कोट कर रहा है कि ये वाक़यात जो हैं, ये वाक़यात वो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं। अब कहते हैं जाके ये तो जानवर हो, उन्होंने सवाल पूछा कि जानवर हो, हंगामे शुरू हो गए वहाँ पे लेबनान में। और वो जो जिनको कहा जानवर हो, उसमें जो है वो मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे। तो ये मेरा ख्याल है इतनी सेंसिटिविटी है कि आज का जो इजलास है, जो आज फैसला होना है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला करना है कि गज़ा के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है, उसके लिए वो एक लार्ज मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली ने सियासी कमेटी के फैसले के बाद कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफे देना शुरू किए। लोकल पॉलिटिक्स है, इसमें मैं कोई इतनी खास इसमें नहीं बात जिसमें बात करूँ। हो सकता है फैसला चेंज हो जाए, वो भी बहस उनके आपस में चल रही है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये जो H1B वीज़ाज़ हैं या जो ग्रीन कार्ड है, उसके ऊपर जो इन्होंने अनाउंस किया है, उससे 24 घंटे पहले ही जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 3 से 6 लाख चाइना के स्टूडेंट्स को, चाइना के लोगों को वीज़ा देने का ऐलान किया है। ठीक है ना, डबल किया है। और मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर ये एक आध दिन में पता चले कि कोई अमेरिकन कंपनी जो है वो चाइना भी पहुंची हुई हैं और चाइना के साथ कोई बातचीत हो रही है और बिजनेस और ये सारा, मतलब जैसे रशिया के साथ को आप सोच सकते हैं कि रशिया के साथ वो इस वक्त वो ऑलरेडी एक्सॉन मोबिल एक्सॉन वहाँ पे वो सारा कर रहे हैं और अपना बिजनेसेस वगैरह को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो बात की है, पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि मेरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई। अच्छा, वो कल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, उन्होंने किसी जर्मन न्यूज़पेपर को वो कोट कर रहे थे कि जी 4 दफ़ा कॉल्स की, बात करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और यहाँ से मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। 4 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की, 4 दफ़ा। अब आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो उन्होंने कहा है कि मैंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और उसमें मुझे बहुत हेट्रेड नज़र आई, बहुत हेट्रेड है, और ये इस खत्ते में, और ये पता नहीं मुल्क की बात कर रहे थे वो इंडिया की। उन्होंने कहा कि और 24 घंटे मैंने दिए, उसमें 5 घंटों में जंग बंद हो गई। अब इशू ये है कि इसको ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है जी, मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और मैंने कहा कि ये आप बंद करें। इससे पहले जो है ये बात हो रही थी कि जी वो 4 दफ़ा कॉल्स की और प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, तो वो देखें ना, ये मामलात को ख़राब करने वाली चीज़ होती है। इससे मतलब है कि मैं इस पे, अब देखें ना, वहाँ पे सीनियर लोग भी अपोजिशन पार्टीज़ के गए थे, उसमें जो है वो शशि थरूर थे, बाकी लोग थे, तो ये कुछ करके आते हैं ना वहाँ किसी ना किसी, और ये वो हैं जो बड़े अरसे से अमेरिका को और वेस्ट को एंगेज करते रहे। लेकिन ये है कि अब वो ये मामला पूरे मुल्क का मामला है, तो इकॉनमी का गिरना या वहाँ पे जो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं उनका वीज़े कम होना और फिर ये सारे मामला मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिसी है। दूसरी मैं बात आपको ये बताऊँ कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप बहरहाल वो मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें वो गज़ा के हवाले से जो है एक उसमें उन्होंने कहा कि अब ये 2 जो बातें हैं ना, ये 2 बातें, अब देखें ना, जो नेशनल है UAE का, वो 8th वो कह रहे हैं गज़ा वॉर टू बी सेटल्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि साल के आखिर तक जंग ख़त्म हो जाएगी, वित्कॉफ ने ये कहा है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। ये मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल 18th, ठीक है, सॉरी 19 इंडिपेंडेंट को कोट कर देते हैं, बरतानिया का इंडिपेंडेंट 19th। ट्रम्प सेज ही एक्सपेक्ट्स कंक्लूसिव एंडिंग टू गज़ा वॉर विद इन 2 to 3 weeks। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये उसमें प्रेस ब्रीफिंग में ही उन्होंने बात की कि मैं, अब इसमें यह है कि या तो ये मैं इसके ओपेड को लूँ जो कि हारिस का ओपेड है कि नेतन्याहू सोल्ड ट्रंप अ क्विक प्लान फॉर विक्ट्री ओवर हमास के 2 हफ्ते हमें और दे दो, और इस दौरान जो है हम वहाँ पे अटैक्स करेंगे और अटैक्स करके जो है 2 हफ्ते के बाद। लेकिन ये जहन में रखें कि यहाँ कतर, सऊदी अरेबिया और अभी जो इसराइल ने फिर दमिश्क के पास 6 जो फौजी हैं वो जहाँ बक हुए। देखें ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि दमिश्क जो है वहाँ पर जो हुकूमत है वो तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इवन ईरान, बाकी सारे, दमिश्क जो है सीरिया वो स्टेबल इतना नहीं है कि जहाँ पर आप एक कभी इसराइल उनके द्रूज में घुस जाता है, कभी वो फिर अटैक किया है दमिश्क के पास कि किसी तरह रिटेलिएट करें यहाँ पे। और ये जो है ना, ये मैं अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, ये बड़ी सीरियस है। 50 सेकंड, ये बहुत सीरियस है। सीरिया कंडेम्स इसराइली अटैक दैट किल्ड 6 सोल्जर्स। ये छोटी बात नहीं है, ये इस वक्त जो है ना ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव, कि सीरिया पे फिर दोबारा जो इसराइल ने अटैक किया है और दमिश्क के पास की है और 6 उसमें उनके जो फौजी हैं वो जहाँ बक हो गए। अच्छा, इसी दौरान एक और जो हरकत बेहुदा की है उसने नेतन्याहू ने, वो उसने कहा कि मैं आर्मीनियन जेनोसाइड को मानता हूँ।
कि मैं तो मानता हूँ, अच्छा जी, वो तो 34 मुल्क मानते हैं दुनिया के, लेकिन इसलिए कि तुर्की जो है वो समझते हैं ना कि तुर्किया जो है वो एक बहुत बड़ी पावर यहाँ बन रहा है दूसरे मुल्कों के साथ। जो मैंने कल भी बात की थी ना, वो कहते हैं कि सुन्नी ये सारे जो ममालिक हैं ये सब जमा हो रहे हैं, अब तो ये तो आगे जाके मसला हो जाएगा, ये नेतन्याहू की और वहाँ पे जो ज़ायनिस्ट है उनकी सोच है। तो बहरहाल लेकिन तुर्किया ने एक काम इतनी तेज़ी के साथ किया है शुरू कि मैं हैरान हो रहा था कि इधर जो है वो एक अनाउंसमेंट्स हुई है और उधर जो है तुर्किया ने आज, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ये देखें कि दिल्ली सभा में कोट कर रहा हूँ, तुर्की स्टार्ट्स बिल्डिंग रेल लिंक टू नशीवान की टू ज़ंजिबार कॉरिडोर। ठीक है, अब ये जो ज़ंजिबार कॉरिडोर ये कौन सा है? ये अभी जो हमने चंद रोज़ पहले बात की थी कि आर्मीनिया की और आज़रबाईजान की दोस्ती करवा दी है, और आर्मीनिया के दरमियान से जो एक ब्रोकन लिंक है जिसके नतीजे में तुर्की जो है वो डायरेक्ट आज़रबाईजान तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि और ये वो रोड है जो ट्रंप ने अपने नाम से मंसूब किए, तो वहाँ पर इन्होंने फौरी तौर पे तुर्की ने उसकी तामीर भी शुरू कर दी आर्मीनिया के दरमियान, ताकि वो आर्मीनिया से आगे निकल के आज़रबाईजान के थ्रू वो जो है, और ये देखें तेज़ी के साथ। और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि ये 51st तुर्की कैलॉन टू लिंक एशिया यूरोप विद ज़ंजिबार कॉरिडोर, वो अभी तक इसको ज़ंजिबार कॉरिडोर ही कह रहे हैं, और फिर नीचे लिख रहे हैं कि इसका नाम अभी जो है वो ट्रंप के नाम से रखा गया है, लेकिन वो नाम बाहर पुराना यूज़ हो रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग और तेज़ डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मेरी जो है पुतिन से बात हुई है, और उसमें यह है कि उसमें बात हुई है और न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के ऊपर भी बात हम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए, और जो ये वेपन्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं न्यूक्लियर वेपन्स और अच्छे नहीं हैं, और डिस आर्मामेंट होनी चाहिए और वगैरह 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 वगैरह। लेकिन इसमें जो साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें चाइना भी जो है वो आ जाए और हमारे साथ शरीक हो जाए। वो चाइना का रिस्पांस बड़ा सख्त है। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन का रिस्पांस इस पर आया ही नहीं, क्योंकि वो आगे तेज़ी के साथ जो मज़ीद इलाके हैं यूक्रेन के वो जा रहे हैं रशिया के पास, तो इस वक्त उनकी कंसल्टेशन उधर भी है और साथ इधर भी है कि वो अमेरिकन पहुंच गए अपनी एक्सॉन मोबिल उधर ऑयल करने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट ट्रम्प का तो वहाँ पे कि मैं ऑयल ड्रिलिंग करूँ और ये सारा करूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, मैं इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि अचानक खबर आए कि चाइना में पहुँचे हुए अमेरिकन फर्म्स पहुँची हुई और वहाँ पर जनाब कारोबार शुरू कर दिए उनके साथ। अच्छा, लेकिन जो रिएक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ग्लोबल टाइम्स का। वो ये कहते हैं कि ये 39th वो कहते हैं कि जी डिमांडिंग चाइना ज्वाइन यूएस रशिया चाइना ट्रायलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन नाइदर रीजनेबल नॉर रियलिस्टिक। ये जो इन्होंने डी न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से बात की है, रिमार्क्स दिए हैं बीच में, उसके ऊपर चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग उनका रिएक्शन आया है। ग्लोबल टाइम्स में भी और साथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, चाइना रिजेक्ट ट्रम्प प्रपोजल टू ज्वाइन यूएस रशिया न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट टॉक्स। वो पुतिन कभी भी नहीं करे। आपका ख्याल है पुतिन ये जो सारे अपने मिसाइल छोड़ देंगे और न्यूक्लियर वगैरह सारा छोड़ छाड़ के, तो वो ये कहाँ से आ गया किस्सा? ये तो एक ट्रक की बत्ती उन्होंने ऐसी बात कर दी कि मेरी तो पुतिन से यहाँ से बात हो रही है, लोग एक्साइटमेंट होगा, अच्छा ये बात हो रही है। तो इसमें कहा चाइना हम सारे दुनिया में से असला वसला ख़त्म करते हैं, तो गोल्डन डोम बनेगा में वो जो बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसमें वो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो इसमें F-35 पे या पता नहीं गोल्डन डोम या क्या चीज़, इंडिया के साथ कोई ऐसा मसला मोदी जी के साथ हुआ है जिसमें से मोदी जी की सरकार जो है वो मुकम्मल, यानी अब तो कह दिया ना कि मेरी बात हुई है, अब तो कह रहे हैं मेरी बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और मेरी बात हुई है और 24 घंटे में मैंने कहा जंग खत्म हो रहा, 5 घंटे खत्म हो गया। तो अब तो ये तो देखे ना, ये तो बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल है। इससे निकलना कैसे है, ये मोदी जी का काम है कि वो इससे निकलें। और ये जो है ये SCO के अंदर जाके अमेरिकन असेसमेंट ये है कि SCO में जाके इनका कोई किसी किस्म का वो जो रशिया इंडिया चाइना वाला था मामला वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा और वहाँ पे वो ऊपर जो उसके चाइना में डैम बन रहा है। फिर ये है कि जो दूसरे मामला आते हैं SCO के मुल्क, आप देखें ना SCO के जो मुल्क हैं उनका एक स्टांस है। ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, देखें वो तो हमने बहुत डिस्कस किया था ना, हमने इससे पहले बहुत डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस ये किया था कि उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ऊपर जो है उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। लेकिन आप ये 49 देखें ना, तो उन्होंने जो है वो ईरान के ऊपर भी SCO ने स्टैंड ले लिया था जून में। यानी ये जो स्टेटमेंट उनकी आई थी ना 49th,
उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी स्टांस लिया था। उनका स्टांस जो है वो बलूचिस्तान पे भी पाकिस्तान के हक में था और वहाँ पर उनका जो है ईरान के हक में था SCO का। और SCO के मेंबर्स में तुर्किया, सेंट्रल एशिया, ये सारे। तो अब यह है कि इसमें कैसे इस सूरत हाल से कैसे वो निकलते हैं कि वो अब, यानी ये देखें ना, ये किस कदर अजीब बात है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान ऑयल के ऊपर काम शुरू हो गया है और वो ऑयल ख़रीदना जो अमेरिका और रशिया के दरमियान, यानी सबसे जो अजीब बात है ना इस वक्त, वो अमेरिका और रशिया के दरमियान ऑयल के ऊपर कारोबार शुरू हो गया है। ये दोबारा देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल को, अगर हम दोबारा देख सकें, इस पे क्लोज करते हैं क्योंकि जितनी दफ़ा मैंने इसको पढ़ी है ना डिटेल में न्यूज़। 41 एक्सॉन हेल्ड सीक्रेट टॉक्स विद रोजनेफ्ट अबाउट गोइंग बैक टू रशिया, और उसके बाद जो है यही फिर उसके बाद जो है वो रॉयटर्स भी एक्सक्लूसिव दे रहा है। अब इशू ये है कि इसी की वजह, इसके ऊपर सजा लगा दी है इंडिया के ऊपर, और ये खुद वहाँ पे जनाब सारी फर्म्स पहुँची हुई हैं। तो ये जो बात है ना, ये जो है नहीं, ये नहीं, ये तो यूक्रेन के साथ बातचीत हो रही है, दूसरी रॉयटर्स की रिपोर्ट। अच्छा, एनीवे, तो ये जो अब पूरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर में अगर हम ये समझने की कोशिश करें, ये 47th अगर हम दिखा जी, ये देखें ना, US एंड रशियन ऑफिशियल्स, ये कैसी अजीब बात है, ये कितनी अजीब बात है कि वो एनर्जी डील्स कर रहे हैं और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग गया है कि आपने रशिया से ऑयल क्यों लिया है, और साथ ही H1B वीज़ा। और आज दुनिया की सबकी नज़रें हैं, क्योंकि वहाँ देखें सऊदी अरेबिया, ये जो सीरिया में हो रहे हैं मामलात, जो मामलात हो रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो रही है। सीरिया के डिस्टेबलाइज करने का मतलब, सीरिया डिस्टेबलाइज नहीं होगा, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान सारे एक पेज पे हैं। पहली दफ़ा जो है वो UN के इंस्पेक्टर्स जो है वो ईरान आए हैं, और कल से शायद वो सैंक्शंस वगैरह EU3 लगा रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए, वो सारा चल रहा है मामला। असल जो है वो ये है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप गजा के ऊपर कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आते हैं। क्या वो फौरी तौर पे सारे लोग जिसके लिए सारे मुल्क तैयार हैं, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी सारे, या ये है कि किस्तों किस्तों में, ठीक है ना, 10 पहले छोड़ो, ये इतना छोड़ो, इतने छोड़ो, ऐसे छोड़ो, या ये है कि वो 2 हफ्ते में जंग कैसे खत्म हो जाएगी। तो 2 हफ्ते में तो जंग उस वक्त खत्म होगी ना, ये कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट है मुझे नहीं पता। इसको टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी कोट किया, मैं बस इसको फाइनल इस पर क्लोज करते हैं। 18th ट्रंप क्लेम कि गजा वॉर टू रीच कंक्लूसिव एंडिंग्स इन 2 to 3 वीक्स। 18th ये कैसे 2 to 3 वीक्स तक क्या हो जाएगा वहाँ, बट 2 to 3 वीक्स में और लोगों को कत्लेआम होगा, क्या होगा, उसके बाद फिर सीज फायर होगा। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है ना वो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा खिता, अगर इसमें 2-3 हफ्ते, या स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं साल के आखिर तक जंग खत्म होगी। ओ भाई, जंग नहीं हो रही, जाहिरियत हो रही है वहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है कि आज सबको इंतज़ार है, हमारी दुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ख़त्म करवाएं इस मामले को, और ताकि ये जो खिता है ये और पूरी दुनिया किसी खैर की तरफ बढ़े। लेकिन ये है कि इंतज़ार करते हैं इसका, और देखते हैं कि इंडिया कैसे, इंडिया तो ये बता ही नहीं पा रहा कि जी आपने रशिया के साथ आप कैसे कर रहे हैं, जब हम, यानी वो जो है बहुत ही कोई ग्रॉस किस्म की प्रॉब्लम है मोदी जी की पॉलिसी में, जिसकी वजह से, और वो ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो फ़ोन पे बात की है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जो पब्लिक है ना, उसको सफ़र नहीं करना चाहिए अपने रूलर्स की गलत पॉलिसी की वजह से, और रूलर्स ने वो उनको बता भी नहीं रहे किसी को कि क्या मामला है, बस ये है कि हम पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वजह नुकसान हो रहा है लोगों का। देखते हैं बहरहाल का कैसे सूरत हाल। और आज तो दुआ है हमारी फिर एक बार कि आज फिर गजा के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप एक मीटिंग करने जा रहे हैं कुछ देर के बाद, तो वहाँ से कोई अच्छी खबर आए। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।